चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो कल हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे? हम लोगों ने 6 से संबंधित नियम किया था, आज हम उसके आगे करेंगे। तो अगला नियम है हमारा माँ संबंधित नियम। ठीक है, तो माँ संबंधित नियम हमारा क्या कहता है देखेंगे। माँ संबंधित नियम हमारा पहला नियम कहता है कि यदि माँ का मेल का से माँ तक यानी स्पर्श व्यंजन से किसी भी व्यंजन के वर्ग से हो तो माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। इसने जो कहा है इसको समझेंगे हम अपना फॉर्मूला बनाकर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको लिखना है, नीचे फॉर्मूला बनाना है। तो देखेंगे क्या कह रहा है ये। इसका कहना है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि क्या हो, म हो, और इसका मेल किससे हो रहा हो, क से लेकर म तक किसी भी वर्ण से हो रहा हो। अब किसी भी वर्ण से होता है तो ये उस वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ स्पर्श व्यंजन न लिखकर हम यहाँ पर हर वर्ग के बारे में लिख लेते हैं कि क वर्ग से होगा तो क के पंचमाक्षर में, च वर्ग से होगा तो च के पंचमाक्षर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि जो हमारा द्वितीय शब्द है इसका प्रथम वर्ण यदि कोई क वर्ग का सदस्य हो या कोई च वर्ग का सदस्य हो या कोई ट वर्ग का सदस्य हो या कोई त वर्ग का सदस्य हो या कोई प वर्ग का सदस्य हो। ठीक है, तो जब इसका मेल सबसे होगा तो ये अलग अलग परिवर्तन करेगा। कैसे, देखो वही हम देखेंगे यहाँ पर। अगर ये म क वर्ग से मेल करता है तो नियम इसमें घुसपैठिए वाला ही लगेगा, तो मतलब परिवर्तन किस में आएगा, म में आएगा। अब आप एरो को ध्यान रखना, मैंने दोनों का मिलान किया है, परिवर्तन किस में कर रही हूँ, म वाले में। ठीक है, अब क्योंकि ये क से हो रहा है तो क के पंचमाक्षर में स्वयं को बदल देगा, क का पंचमाक्षर आ गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है अगर इसका मेल च वर्ग से हो रहा है, च वर्ग के किसी भी वर्ण से हो रहा है, यहाँ तक कि पंचमाक्षर से भी हो रहा है तब भी, तो ये म स्वयं को च के पंचमाक्षर में बदल देगा और ये च का पंचमाक्षर आ गया। ठीक है, फिर ये कहता है कि अगर इस म का मेल किससे होता है, ट वर्ग से होता है, तो ये जो ट है यानी ये जो म है ये ट के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, ट का पंचमाक्षर आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर कहता है कि अगर इस म का मेल किससे हो रहा है, किसी त वर्ग से हो रहा है, तो ये म स्वयं को त के पंचमाक्षर में बदलेगा, त का पंचमाक्षर न आ गया। ठीक है, फिर ये कहता है कि अगर ये म किसी प वर्ग के वर्ण से मिलेगा तो ये म स्वयं को म में परिवर्तित कर देगा। अब यहाँ पर मतलब इसके आगे जो भी यहाँ पे बचेगा तो ऊपर जो लिखा है वो सेम टू सेम आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें हम देखेंगे, पहले इसको उतार लीजिए फिर हम इसका उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। हो गया, जल्दी कर लो थोड़ा।
जितना मैं समय के लिए कह रही थी उतना समय थोड़ा लेट हो गया। अभी बताते हैं, उदाहरण करेंगे अभी बताएंगे। इसमें कोई ये सब मत करिएगा, जैसे कभी कभी कुछ लोग ये कह देते हैं कि माँ से मेल हो रहा है तो माँ ही रहेगा, नहीं इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। नहीं, ये नियम सब पे लागू हो रहा है। बस ये फर्क है क्योंकि माँ का मेल हम प वर्ग से कर रहे हैं तो माँ के बदले में माँ ही आ रहा है, तो हमको वो परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर। ठीक है, तो ये नहीं कहना है कि वहां परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है। आप उसको भले ही ये चीज कह दें कि वहां पे परिवर्तन नहीं हो रहा तो यहाँ कैसे संधि होगी, नहीं संधि तो हो रही है। या तो आप फिर ऐसा करें कि माँ को इन चारों से ही मिलाएं, यहाँ तो ऐसा कहें यहाँ तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये कह सकते हो। फिर अगर ये कहोगे तो उस शब्द में आप संधि कैसे खोजोगे कि यह शब्द जो है संधि से बना है। हाँ, क्योंकि जो पवर्ग है, पवर्ग से तो माँ का माँ ही रहेगा। अब प से करें, फ से करें, ब से करें, भ से करें या माँ से करें तो सब में यही आएगा। तो आपको ये लग रहा है ऐसा, लेकिन परिवर्तन हो रहा है इसमें। ठीक है, इस तरह के कुछ हमारे जैसे प्रत्यय होते हैं, तो जब हम प्रत्यय करते हैं तो वहां पे भी हमको परिवर्तन नहीं दिखाई देता। ये लिख लिया ना। अब देखो इसका, इसमें हम देखेंगे, उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द आ गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द दिया है सम प्लस गति, शब्द है सम प्लस गति। अब यह शब्द हमारा मेल करेगा तो इसमें संधि हमारी किस तरह से होगी कि ये जो माँ है, माँ मेल कर रहा है ग से, तो ये जो ग है ये किस वर्ग का प्राणी है, क वर्ग का। तो जब ये इसके साथ मेल करता है तो ये माँ क के पंचमाक्षर में बदल लेगा खुद को। तो इसने क के पंचमाक्षर में खुद को बदल लिया। अब यहाँ पे जो भी शब्द है ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, स। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा बन गया इस तरह से। अभी क्योंकि इसे आधा तो हम बना नहीं सकते, तो हम आधा नहीं बना सकते तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखेंगे हल के साथ। ठीक है, और यह शब्द हमारा बन गया। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको सड़ंगति नहीं बोलेंगे, संगति कहलाएगा। अब यहाँ से ही आपको ना एक पॉइंट समझ में आता है कि जब आपने वर्तनी सीखी थी और उसमें पंचमाक्षर सीखा था, तो आपने देखा था कि पंचमाक्षर के बाद यदि उसके परिवार का व्यक्ति आए तो वो पंचमाक्षर स्वयं को किस में बदल देता है, बिंदी में बदल देता है। तो यहाँ पर ये पंचमाक्षर और पंचमाक्षर के बाद इसके दादाजी आ गए हैं, तो जब दादाजी आ गए हैं तो बच्चा जो है लापरवाह हो जाएगा। तो मतलब ये है कि बच्चा अपना रूप बदल लेता है। अरे बिंदी आ गई और शब्द हो गया संगति। आज आप ऐसे लिखते हो, संस्कृत में ये ऐसे लिखा जाता है। दोनों का इतना फर्क है। ठीक है, उतार लीजिए इसे। तो अब आप देखेंगे यहाँ इस संधि ने भी आपको ये प्रूफ किया है कि जो पंचमाक्षर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये काम करता है, यानी जो माँ है वो ऐसे बदल जाता है। तत्सम तद्भव, हाँ ये कह सकते हो कि ये तत्सम हो गया और ये इसका तद्भव हो गया, क्योंकि आधुनिक हिंदी में यही लिखा जा रहा है तो हम ऐसे बंदी ही बना रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये आप किसी भी और शब्द में बनाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। जैसे आगे देखेंगे, अगला शब्द है सम प्लस कलन। कलन का मतलब इकट्ठा करना ही होता है, सम का मतलब सभी चीजों को, तो शब्द बन जाता है हमारा संकलन। संकलन का मतलब क्या हो जाता है, किन्हीं चीजों को इकट्ठा करना ही हमारा क्या है, संकलन। ध्यान रखिए, आप में से जो लोग भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं जुट जाइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी परीक्षा अप्रैल में मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये मत रहना उम्मीद में कि नोटिफिकेशन आएगा तो 3-4 महीने का टाइम मिलेगा। हाँ 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 हाँ, 4 सालों का टाइम मिला हुआ है, और कितना टाइम चाहिए भाई। नहीं, अधिकतम 40 से 45 दिन, जो कि आपका एडमिट कार्ड, वो आपको नहीं दे रहे वो टाइम, वो खुद को ले रहे हैं कि हम कितने दिन में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए नहीं है। तो इसलिए अब अगर आपको ये भनक लगी है कि आने वाली है तो जुट जाओ बिल्कुल पूरी तरह से। नहीं, अगर सिलेबस चेंज हुआ तो कम से कम 5-6 महीने का आपको वो देगा, क्योंकि हाँ सिलेबस चेंज की बात 2019 में ही हो रही थी।
तो ऐसा कुछ आ रहा था कि आपका पीटी के साथ मेंस भी किया जाएगा। हाँ, हाँ, मतलब वो कुछ इसी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पीटी प्लस मेंस हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो, वैसे मुझे एक चीज़ लगती है, मैं अपना ये चीज़ बताऊँ कि सरकार ने पता है क्या किया है, ऐसे तो सरकार हाय-हाय मचाती है कि हाय हिंदी मर गई, हाय हिंदी मिट गई, हाय हिंदी ये हो गई। पर सरकार कभी ये नहीं सोचती है कि हिंदी मर क्यों रही है? हिंदी इसलिए मर रही है क्योंकि सरकार ने अधिकतम सारी परीक्षाओं में एक पॉइंट रख दिया है, ये कि गद्यांश होगा, निबंध होगा, संक्षेपण होगा और वाक्य शुद्धिकरण होगा। अब बच्चा ये सोचता है कि सरकार अपना दिमाग लगा रही है कि गद्यांश या संक्षेपण या निबंध तभी कर सकता है जब उसको व्याकरण का ज्ञान हो। उसे तो ये पता है, तो 4 वर्तनी रख देता है और 4 वाक्य रख देता है। वर्तनी का मतलब है शब्द निर्माण, जिसमें आपको संधि, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब कुछ सीखना होता है, और वाक्य का मतलब होता है पद के भेद। तो वो अपने हिसाब से अपना ऐसे मतलब अपने ज्ञान को दिमाग में रखते हुए वो ये सोचती है कि पूरी हिंदी आ गई, संपूर्ण हिंदी, और यहाँ हमने कर लिया और ये सब्जेक्टिव रहेगा और आराम से बच्चा सीखेगा। लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है, इसमें वर्णमाला तो कहीं पूछ ही नहीं रहा, इसमें संधि तो कहीं पूछ ही नहीं रहा, इसमें इन्हें मैं व्याकरण क्यों पढ़ूं? और व्याकरण कोई पढ़ना नहीं है, निबंध विबंध कोई लिखना नहीं है, ठीक है हो जाएगा, रट रटा के 2 4 लिख के आ रहे हैं। अब जब पूरा का पूरा ग्रुप ही एकदम बिल्कुल डाउन ही हिंदी लिखेगा तो टॉप में कुछ तो निकालेंगे ही वो, कि चाहे कि टॉप में आए। तो ऐसे ही चल रहा है, आप चाहे किसी का भी देख लो। मैंने यहाँ पे देखा है कि जैसे जुडिशरी में यही सब हाल दे रखा है, और कहने के लिए कि हमने हिंदी रख रखी है। अब यही तो होता आया है जिसकी वजह से हिंदी को बच्चे के दिमाग में रहता है हिंदी तो कहीं है ही नहीं, निबंध तो हम लिख ही लेंगे, इतनी तो हमें हिंदी आती है ही, वो हमें क्लास में सिखाई जाती है। अगर ऐसा है कि इतनी हिंदी आपको सिखाई जाती है तो आपको यहाँ हिंदी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जब आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है या आपसे संधि पूछा जा रहा है, क्या ये आप लोगों ने 10th में नहीं पढ़ा? क्या ये आपने 8th में नहीं पढ़ा? 6 से लेके 8th तक पूरी हिंदी होती है यही जो ये आप पढ़ रहे हो, तो क्या आप वहाँ नहीं पढ़ के आए? तो बात यही है, सरकार को खुद ही नहीं पता है कि मेरी कौन सी नीति के चलते हिंदी दबे जा रही है, मरे जा रही है। अब अंग्रेजी के लिए बराबर चीज़ है, अंग्रेजी को कैसे, वो अंग्रेजी का के लिए अगर एक पैराग्राफ भी दे दिया ना, तो अंग्रेजी के लिए बच्चा पूरा ग्रामर पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे से आती नहीं है, मेरे बस की नहीं है। वहां पे 20,000 देगा, 40,000 देगा, 50,000 भी देगा, क्योंकि उसको पता है चीजें। अब हिंदी बोलनी आती है, पढ़नी आती है, तो मैं तो राजा हूं इसमें। और इसी के चलते हिंदी डाउन होती जा रही है। फिर क्या हो रहा है कि हर जगह इंटरव्यू ले रहे हैं इंग्लिश में। अब माँ बाप क्या सोच रहे हैं, अरे सारा रोजगार तो जो है वो किस में मिला हुआ है, वो अंग्रेजी के माध्यम से मिला हुआ है, तो नहीं, हम अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। जैसे अभी आपकी क्लास शुरू होने से पहले ही एक महान भाव मेरे पास आए, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी बेटी जो है वो यूपीपीसीएस करना चाहती है, और यूपीपीसीएस में मैंने सुना है कि एक पेपर हिंदी का आता है, और मेरी बेटी को तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो वो इंग्लिश माध्यम से है, और मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि वो पीसीएस नहीं कर सकती। अब ये लगा लो कि उस लड़की को इतनी हिंदी नहीं आती कि वो अपना मतलब वो जो कंपलसरी पेपर रखा हुआ है ना नाम के लिए, उसको भी लिख सके। तो उसके लिए मुझसे ये पूछने आए कि क्या करना चाहिए, क्या ड्रॉप कर देना चाहिए उसको, क्योंकि उसे हिंदी के चलते उसने दूसरी लैंग्वेज पंजाबी ली थी। अब आप सोच सकते हो इस प्रश्न का मतलब क्या आ रहा है कि आपने मतलब अगर आप कंपलसरी हिंदी को लिखने में सक्षम नहीं हो और आपने ट्राई भी नहीं कर रहे हो, आप पहले से ही सोच के ना अपने हाथ खड़े कर दे रहे हो। और वो लड़की कौन सी भाषा जानती है, इंग्लिश जानती है, प्रॉपर इंग्लिश जानती है। तो प्रॉपर इंग्लिश जानने के बावजूद भी आप नहीं कर सकते उस परीक्षा को। तो वो इंग्लिश पढ़ के जा रहे हैं तो वो, लेकिन बात अब यहाँ आती है कि यहाँ यही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा कि ऐसे धीरे धीरे व्याकरण हटा हटा के आपको गद्यांश कर दिया। जब उनको ये पता चलेगा कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये गद्यांश भी नहीं लिख सकते और हिंदी में एक निबंध भी नहीं लिख सकते, तो फिर 10-12 साल बाद यही अधिकारी लोग क्या करेंगे कि इसको हटा दो। फिर टोटल कौन रह जाएगा, इंग्लिश रह जाएगी। और फिर कल्याण मस्तु जो दिया गया था कि 99
साल के लिए, जो आरएसएस कहती है, आरएसएस कहती है कि 99 साल के लिए आजादी लीज पर मिली है, 100 साल बाद फिर से हम अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे। वो ये बात क्यों कहती है? क्योंकि 70 सालों के राज में हमारी हिंदी को दफन कर दिया था। अभी जो रहेगा हमारे देश में, जो राज करेगा, वो हिंदुस्तान के शरीर में अंग्रेज राज करेगा। ये आप सब लोगों को पता ही है कि कैसे हमारी भाषा बदलती जा रही है। हिंदी पढ़ना नहीं है, हिंदी के बारे में सोचना नहीं है, अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी खाएंगे, अंग्रेजी पिएंगे, तो फिर इस देश पे राज कौन करेगा? अंग्रेजी तो राज करेंगे। बस फर्क इतना है कि इस चमड़ी में, जो हिंदुस्तानी चमड़ी है, इसमें अंग्रेज बैठा होगा, बात इतनी है। शब्द थोड़े से अलग लग सकते हैं, खैर चलो पढ़ते हैं, आते हैं वापस से। मैं थोड़ी जज्बाती हो जाती हूँ हिंदी के मामले में। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब देखो और दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ पर आगे दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर सम प्लस चैन। तो हम इसमें जो माँ है, इस माँ का मेल किससे कर रहे हैं? च से कर रहे हैं। तो च से मेल कर रहे हैं, तो ये माँ किस में बदल जा रहा है? ये माँ के पंचमाक्षर में बदल जा रहा है, और शब्द हमारा क्या हो जा रहा है? संचयन। ठीक है, तो चा का पंचमाक्षर हो गया। अब देखो यहाँ पर शब्द दिया है सम प्लस पूर्ण। तो देखो ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए शब्द है आपका सम, ठीक है, और यहाँ पे इसका मेल हो रहा है पूर्ण से, तो ये माँ मेल करता है प वर्ग से। प वर्ग से मेल करने पर ये माँ किस में बदलता है? प के पंचमाक्षर में, और प का पंचमाक्षर क्या है? माँ ही है। तो यहाँ पर ये शब्द हमारा वापस से पूरा आ जाएगा, और यहाँ पे रखते हैं। तो ये परिवर्तन करने के बावजूद भी इसमें परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे शब्द होते हैं जिनमें हम परिवर्तन करते हैं, लेकिन परिवर्तन हमारा दिखाई नहीं देता है, तो ये उसी श्रेणी में आता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, तो म वाली लाइन में परिवर्तन रहेगा, ये बात ध्यान रखना। और आप किसी भी शब्द को उठाकर देख लेना, अगर उसमें ये संधि दी हुई है तो वहां पर म का म ही रहेगा, तो वहां परिवर्तन है। इसे ये मत कहना शकल से देख के कि इसमें कोई मेल नहीं होता। अलग से कुछ किताबों ने ऐसे लिख दिया है कि अगर म का मेल प वर्ग से होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो फिर याद करो वो पहला दिन जब मैंने कहा है कि जब संधि और संधि मतलब दो वर्ण आपस में मिले और उनमें विकार उत्पन्न ना हो, तो वहां संधि ही नहीं है। तो फिर आप इसे संधि नहीं कह सकते, तो फिर इन सारे शब्दों को हम कैसे कहेंगे? या तो हम ये कहें कि फिर ये उपसर्ग विधि से बने हैं। तो इतना झोल हमें करना ही क्या है, हम सीधा सीधा सीखेंगे कि माँ का मेल प से हो रहा है तो माँ माँ में बदल जा रहा है, बस बात वहीं की वहीं रहेगी, है ना। 50 तरह की बातें सीखने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम ये इसको, इससे हमें ये भी पता रहेगा कि हाँ इसमें संधि हुई है, ये इसका सम प्लस पूर्ण जो है इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, ऐसे ही जैसे परम प्लस तू, अब म का मेल त से हो रहा है तो ये न में बदल जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, कहता है कि यदि म का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन या किसी ऊष्म व्यंजन से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। तो यहाँ पे म क्या रहेगा? अनुस्वार रहेगा। अब इसको समझ लो, यहाँ पे इसका वो लिखेंगे, हम सूत्र लिखेंगे, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यदि किसी म का मेल किससे हो रहा है? किसी अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है, अंतस्थ से या किसी ऊष्म व्यंजन से हो रहा है। तो जब इनका आपस में मेल होता है तो ये म स्वयं को किस में बदलता है? अनुस्वार में बदल देता है। यहाँ पे जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा। लीजिए इसको, जैसे उदाहरण पे देखेंगे, उदाहरण देख लीजिए पहले फिर लिख लेना। जैसे सम प्लस योग, अंतिम वर्ण क्या है हमारा? म। इस म का मेल किससे हो रहा है? या से हो रहा है। तो या क्या है हमारा? अंतस्थ व्यंजन है। तो जब हम इससे मेल करते हैं तो ये म किस में बदल जा रहा है? हमारा अनुस्वार में बदल जा रहा है। यहाँ पे हमारा क्या शब्द आ जा रहा है? योग पूरा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? स। अब आप इसको जोड़ो, जब आप इसको जोड़ोगे तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे? अच्छा ये बताइए, कभी आपके दिमाग में ये डाउट आया है कि जैसे मान लीजिए कि आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे शब्द हो गया संयोग, ये ऐसे आ गया,
कभी आपके दिमाग में ऐसे टक टक हुआ है कि जब यहाँ पे स पूरा है तो ये अनुस्वार तो अलग ही लिखा होना चाहिए, वास्तविक रूप में लिखा होना चाहिए, और फिर ये बिंदी के रूप में क्यों आ जा रहा है? ऐसा आपके दिमाग में डाउट है? तो देखो ये क्या होता है। हाँ, बिंदी के रूप में आएंगे, लेकिन इस पे जो लगा हुआ अ है ना, इसको देख के, जैसे मैंने आपको वर्णमाला में बताया था कि जब लगातार दो स्वर आ जाएंगे साथ में, तो पहला स्वर आपका मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर जो है वो वास्तविक रूप में रहेगा। तो उस नियम को दिमाग में रखते हुए आपके दिमाग में ये संशय आ सकता है कि ये जो स है इसके साथ तो अपना अ है ही, मतलब यहाँ पर कि यहाँ हम देखेंगे कि ये स हमारा आधा और इसका स्वर क्या है अ, तो ऐसे रहते हुए अब फिर यहाँ पे ये आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये संशय रहेगा ना कि मैम जो ये इस तरह से आ गया है तो इसे वास्तविक रूप में हमने क्यों नहीं लिखा, इसको बिंदी क्यों बनाई है? तो ऐसा डाउट आपके मन में आ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई हमारा यानी अ से लेकर और आओ तक हमारा कोई भी स्वर आ रहा है, ठीक है, तो जब वो स्वर आ रहा है व्यंजन के साथ, तो वो किसी भी व्यंजन के साथ ना, जैसे व्यंजन है तो उसके साथ वो लिखा जाएगा, और उसके बाद अगर अनुस्वार आ गया या उसके बाद विसर्ग आ गया तो ये कभी भी अपने वास्तविक रूप में नहीं लिखा जाएगा, या हमेशा मात्रिक रूप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो वही वर्ण है ना जो अपने अपनी ध्वनि के लिए स्वर की मदद लेता है। ये बात अलग है कि यह किसी व्यंजन को उच्चारित कर देता है, तो क्योंकि इसे मदद चाहिए तो ये ना स्वर के साथ खुद ही जुड़ जाता है मात्रा के रूप में। कहने का मतलब ये कि अगर इस क के साथ अ आ गया तो ये क्या करेगा, आ के रूप में आके इसको मात्रा के रूप में इसके साथ ले आएगा। या मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया तो ये कैसे बनेगा, आ ऐसे मात्रा लगाएगा और स्वयं मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा, मतलब ये कभी वास्तविक रूप में नहीं आएगा वर्ण के अंदर, तो बाकी और आ जाएंगे, कोई और स्वर होगा तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि जैसे ये अ आया हुआ है तो ये जो अनुस्वार है ये फिर इसके ऊपर मात्रिक रूप में आ जाता है बिंदी के रूप में। तो फिर ये जब शब्द हम लिखने चलेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि स हमारा ये आ गया और ये अनुस्वार बिंदी के रूप में इसके ऊपर चढ़ेगा और यहाँ पे ये शब्द हमारा बन जाएगा, और शब्द हमारा बन जाता है फिर संयोग। और जब हम इसको तोड़ने चलेंगे, यानी इसका वर्ण विच्छेद जैसे करते हैं, मान लीजिए संयोग शब्द का वर्ण विच्छेद करने के लिए आपको आ गया, तो आप ऐसे ही करेंगे कि पहले आपका स आएगा, फिर स के नीचे आप हल लगाएंगे और यहाँ पे आपको अनुस्वार ही लिखना होगा, एक बार में ही लिख देंगे। तो मतलब ये कि ये आ सा को भी पूरा कर रहा है और यही आ फिर अनुस्वार को भी स्थान दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझना है, उतार लो उसको। अब इसके बाद और जो शब्द दिए हैं, जैसे हमारा सम प्लस रक्षक से बना है शब्द संरक्षक, सम प्लस विधान से बना जैसे संविधान, या सम प्लस सार से बना संसार, इस तरह के सारे शब्द आ जाएंगे। और ये याद रखना ये वो सारे वर्ण हैं, वो सारे शब्द हैं हमारे जो हमने पढ़े थे कि अनुस्वार के बाद नानाजी मिलेंगे तो वो बिंदी हमारी क्या होगी, अनुस्वार ही होगी। वो सारे शब्द आपको उदाहरण में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो म संबंधित नियम ने आपका पंचमाक्षर वाला कॉन्सेप्ट और आपका ये अंतस्थ मतलब ये अनुस्वार वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया अंतस्थ और उसमें के साथ, ये आपका पूरी तरह से सिद्ध करता है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। चलो ये लिख लिया, और यहाँ पे इसके साथ ही आपकी जो संधि है वो समाप्त हो जाती है। बस एक पॉइंट है जो आपको बस ना थोड़ा समझ लेना है, कभी कभी आ जाता है इसके अंदर संधि, मान लेते हैं लोग इसको कि अगर सा से पहले कोई ए या आ को छोड़कर कोई दूसरा अगर स्वर आया होगा तो वो जो दंत स है उसके स्थान पर मूर्धा श हो जाता है। समझ गए? मतलब हम जब इनको जोड़ते हैं तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी स में, यानी जो हमारा ये स दिया है जिससे जुड़ रहा है, और उससे पहले अगर कोई लघु, यानी या हम कहें कि उसका मेल किससे हो रहा हो, देखो ऐसे समझ लो, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी नहीं है, भूल गई हूँ, आप लिख लेना इसे, मैं वो फॉर्मूला आपको समझा दूंगी तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर क्या कह रहा है ये
ये कह रहा है कि एक तो हो गया हमारा अंतिम वर्ण, ठीक है, यहाँ पे हो गया अंतिम वर्ण, और एक हो गया हमारा प्रथम वर्ण। तो कह रहा है कि अगर ये जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है हमारा, अगर दंत स है, ठीक है, और इससे पहले यहाँ पर हमारे पास कौन सा स्वर है, अ या आ को छोड़कर, अन्य स्वर, ठीक है। तो जब इनका आपस में मेल होगा तो अब हमारा ये वाला जो स है ये मूर्धा श में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो मतलब इसमें जो है ये पीछे ये एक नियम के लिए है। जैसे उदाहरण दिया है आपका, मान लीजिए शब्द दिया है, शब्द है आपका नी प्लस सिद्ध, ऐसे दिया हुआ है, ये आता है। तो इसमें परिवर्तन कैसे होता है देख लो पहले, बाद में उतार लेना। अंतिम वर्ण यहाँ पे हमारा क्या आया है, छोटी ई आई है, तो यानी ए आ नहीं है, उसके अलावा कोई है। और यहाँ पे प्रथम वर्ण क्या है, स है कि ई है, स, ठीक है। कौन सा स है, दंत स। तो दंत स है, तो जब इनका आपस में मेल होगा तो ये जो हमारा स है ये मूर्धा श में स्वयं को बदल देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कुछ भी है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे जो हमारा, हम पूरा ही लिख लेते हैं, इसको निकालने की जरूरत नहीं जब परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम इसे हल लगा लेते हैं। हल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ई को हम बाहर ले रहे हैं, है ना। तो ई को हमने बाहर लिया, ये लिखा है, ये ई इस स को पूरा करेगा, ये शब्द हो गया, इसको स को पूरा कर दिया, और शब्द हमारा क्या बन गया, निषिद्ध। इसी तरह से बाकी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, परिभाषा की तुलना में आपको ये जो हम फॉर्मूला बनाते हैं इससे ज़्यादा समझ में आ जाता है ना, जो हम फॉर्मूला बना के लिखते हैं तो इससे आसान हो जाता है समझना। पुरानी किताब में ये नियम नहीं मिलेगा, जो ये दिया हुआ है ये आपको पुरानी किताब में नहीं है, ये एक तरह से अपडेट है, और जो छात्र अगर पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं तो वो इसको अपडेट कर लेंगे, लिख लेंगे। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। मैं डाउट बॉक्स देख रही थी तो किसी छात्र ने ये बोला था कि मैम आप धीरे धीरे बढ़ा करिए, ज़्यादा तेज़ नहीं। तो देखो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई अनुमान नहीं होता, और अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ पे आपके लिए रुकी ही रहूँ तो फिर इस तरह से तो क्लास बहुत लंबी बन जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड लिखने में कम है, या आप सारा लिख रहे हैं, जो यहाँ पे टाइपिंग भी दे रखी है वो भी अगर आप लिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वीडियो को रोक लिया करिए और तब आराम से लिख लीजिए, तो अपने अनुसार हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो अगली संधि आती है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या कहती है कि किसी विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उससे उत्पन्न विकार, यानी विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें विकार विसर्ग में ही उत्पन्न होगा, और जो दोनों वर्ण हैं आगे पीछे उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है इसका संधि विच्छेद करना। मतलब जितना आसान हमारा व्यंजन संधि का था ना, ये उससे ज़्यादा आसान है, कि ये और भी आसान होता है, स्पष्ट हमको शब्द दिखाई देते हैं, जो परिवर्तन होता है बस वो विसर्ग में होता है। तो चलो देखते हैं कैसे। पहला नियम हमारा कहता है कि विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग ओ कैसे हो जाता है कि यदि विसर्ग के पहले कोई अ आया है और उसके बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन अथवा ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब जो इसने कहा है इसको समझ लेते हैं हम पहले कि ये क्या कह रहा है, समझने के बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ये क्या कह रहा है,
इसने कहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आपका क्या है? विसर्ग। और कह रहा है कि सिर्फ विसर्ग नहीं, ऐसे इस विसर्ग से पहले यहां पर क्या है? कोई अ है। ठीक है, तो जब इसका मेल किससे होता है? किसी अ से होता है, या किसी भी वर्ग का तीसरा, यानी जो व्यंजन है कोई तीसरा, या कोई चौथा, या कोई पांचवा, या कोई अंतस्थ व्यंजन, या ह। देखो ऊष्म व्यंजन में हमारे जो हैं वो 3 श हैं। ठीक है, 3 अलग अलग श हैं, तो ये विसर्ग ना 3 श से अलग अलग मिलकर अलग अलग नियम, मतलब अलग अलग विकार उत्पन्न करता है, तो वो अलग हट जाएंगे। बचता एक क्या है ऊष्म व्यंजन में? ह। तो वो ह हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी तो व्यंजन संधि में 2 ही वर्ण थे, तीसरा और चौथा, और पंचमाक्षर के लिए अलग नियम था, उसका अलग परिवर्तन था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारा तीसरा चौथा पांचवा ये यहीं पे आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे, तो ये कह रहा है कि जब इनका आपस में मेल होता है, यानी जब ये आपस में मिलते हैं, तो जो हमारा विकार है वो किस में उत्पन्न होता है? विसर्ग में होता है। तो जो एरो बना रही हूं ना मैं, तो इसको हमेशा याद रखना, ऐसे दोनों का मतलब है दोनों का मिलना, यानी दोनों शब्दों का मिलना। लेकिन विकार जो है वो किस में उत्पन्न हो रहा है? सिर्फ हमारे विसर्ग में। तो ये किस में बदल जाता है? तो ये ओ में बदल जाता है। अब यहां पर आगे पीछे जो कुछ भी बच गया वो सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। उदाहरण लिख लेते हैं पहले, तब लिखना इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए शब्द दिया है हमारा, एक शब्द है तपह। ठीक है, शब्द दिया है बल। हम इन दोनों शब्दों को मेल करेंगे, इससे हमारी संधि बनेगी। तो यहाँ पर देखो विसर्ग से पहले प के ऊपर कौन सी मात्रा है? अ स्वर की मात्रा है। ठीक है, अब इस विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? तीसरे वर्ण से हो रहा है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जब हम इन दोनों का आपस में मेल करते हैं तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है? ओ में, स्थिति के अनुसार। तो ओ में बदल गया। यहाँ पर क्या बचा? बल पूरी तरह से बच गया। यहाँ पे क्या बचा? तप बच गया। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लो, ये जो हमारा स्वर है अ, जैसे मान लीजिए कि तप है, अब इस प में यहाँ पर ये हमारा प और इसमें स्वर क्या है? अ। तो याद रखिए 99 परिस्थिति में ऐसा अपवाद कोई हो सकता है कहीं पर, लेकिन 99 परिस्थिति में अगर किसी अ स्वर के तुरंत बाद कोई भी स्वर आया है आ से लेकर आओ तक, तो ये आ वहां से अपना स्थान छोड़ देता है और ये उस स्वर को उसके आगे बढ़ने के लिए कह देता है। तो जब भी कभी आप शब्द देखेंगे ना, तो 99 शब्दों में यही होता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस प का जो अ है वो इसको हटा देगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? तपो हो जाएगा, तपो बल। एक पॉइंट ये समझना है। दूसरा तरीका अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप इसको ऐसे समझो, जब हमने तपा इसको बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आधा, और यहाँ पर ये अपने वास्तविक रूप में आ गया। ठीक है, तो इसका वास्तविक रूप ये किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो आप इसको पूरा कर देंगे। ठीक है ना, चलो उतार लो इसको। जल्दी जल्दी उतार लीजिए थोड़ा सा। अब
ये जो नियम हमने पढ़ा है, इस नियम का एक अपवाद है, मतलब ये कह सकते हो कि अपवाद है या इस नियम को काटने वाला नियम है। तो वो हम देखेंगे इस नियम को कौन काटता है और किस स्थिति में काटता है। चलो देखें उदाहरण। जिनका हो गया है वो आगे उदाहरण देखें। जैसे मनः प्लस हर बराबर मनोहर दिया है। जैसे पय प्लस ज, तो शब्द बनाया पयोज। किसका पर्यायवाची हुआ पयोज? कमल का। ठीक है, पय माने हो गया पानी और ज माने जन्मा, तो जो पानी में जन्मा है यानी कमल। फिर जैसे दिया पया प्लस द, पयोद बन गया, तो किसका पर्यायवाची पयोद? बादल का। ठीक है, पानी को धारण करने वाला। फिर उसी के आगे दिया है पय प्लस धी, तो पयोधी हो गया, तो किसका पर्यायवाची हो गया? समुद्र का, क्योंकि धी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यानी पानी का भंडार, तो पयोधी। तो याद आया जब मैंने आप लोगों को उस समय लिखवाया था कि इनमें ये संधि है ऐसे, तो इसमें विसर्ग संधि आएगी, तो आराम से पहचान लोगे, है ना। अब देखो एक चीज और बताती हूँ, जो ये शब्द आप लोगों ने देखे यहाँ पर, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद यानी सॉरी संधि विच्छेद करना कितना आसान है। इनका संधि विच्छेद करना आसान है ऐसे, जैसे मान लो मनोहर शब्द दिया है, तो आप इसको देखेंगे कि जो ओ परिवर्तन यानी विकार कौन सा था? ओ था। अगर आप इस ओ को वापस से विसर्ग में बदल दें तो आपको दोनों शब्द मिल जाएंगे, कुछ और करना ही नहीं है। इसमें आपको जो विकार मिलेंगे 5 शब्द मिलेंगे, यानी पूरी संधि में, विसर्ग संधि में 5 वर्ण मिलेंगे। उन 5 वर्णों को जब भी किसी शब्द के भी मध्य में देखोगे, बस देखो मन ही मन में उसको विसर्ग संधि मतलब विसर्ग में लगाओ, उसको बदल दो, आपको उसकी संधि मिल जाएगी, वहीं पे प्रकट हो जाएगी। जैसे मान लो ये पयोद दिया है, तो इसमें इसको विसर्ग में बदल दो, तो पया प्लस द हो गया, ये आ गया यहाँ पर, ऐसे ही मिल जाएगा। ये इतना सरल है, इसलिए परीक्षक पूछता ही नहीं है, उसको पता है कि ये क्या पूछूं, और उसे क्या पता कि बच्चे डरते हैं दूर से। ये एक तरह से हाथी के दांत हैं ये लगता है, और अगर ये यहाँ से देने लग जाए तो यूं ही चुटकियों में कर देंगे। अब परीक्षक को ऐसा लगता है कि हाँ भाई कर देंगे। अब देखो, जो इसको नियम को काटता है, विशेष नियम, जिसे आप अपवाद भी कह सकते हो, कह रहा है शब्द अगर प्रथम शब्द पुनः या अंतः हो जाए, ठीक है, पुनः और अंतः हो जाए और उसका मेल किससे हो रहा हो, तो जो आपकी लिस्ट में दिया हुआ है, तो ये जो विसर्ग है ये र में बदल जाता है। कैसे? देखो इसी नियम पे समझाऊंगी मैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे एक बार में बिंदा नौटंकी कर रहा है। कभी कभी इसे भी ना मतलब मस्ती करने का मन कर जाता है। देखो यहाँ इसने कहा है, इसका कहने का मतलब है, पूरा यहाँ पे हटा लेंगे विसर्ग, इससे पहले ये इसको हटा रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो, शब्द हो पुनः या शब्द हो अंतः, और इसका मेल इनमें से किसी के साथ हो रहा हो, जैसे ये दिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये आपस में मेल करेंगे, तो जो इनका विसर्ग है वो स्वयं को किस में बदलेगा? र में बदलेगा। आगे पीछे जो कुछ भी होगा वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। और इसका जो विशेष नियम है आपका, उसका ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे देखो उदाहरण, जैसे मान लो शब्द दिया है आपका पुनः प्लस जन। अब देखो किस तरह से परिवर्तन इसमें आ रहा है। ये विसर्ग मतलब यहाँ पे शब्द पूरा ही हमने देख लिया, पुनः है, इसका मेल किससे हो रहा है? जन्म से हो रहा है, तीसरा वर्ण है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो ये र किस में बदलेगा? क्योंकि पुनः है तो उसके साथ ही ये रा में बदलेगा। यहाँ पे जो शब्द आ गया वो क्या हो गया? जन्म। और यहाँ पे जो शब्द आ गया वो क्या आ जाएगा? पुन। ये हमने बाहर निकाला ना, जब ये अकेला रह रहा है तो ना पूरा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे, ये तो हो गया हमारा पूरा, अब र रह गया आधा। अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे
आपको पता है जब र हमारा आधा रह जाता है तो पीछे वाला वर्ण उसको कंधे पर बैठा लेता है, तो ये इसको कंधे पर बैठा लेगा। शब्द क्या बन गया? पुनर्जन। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से। और अब जिनका हो जाए तो फिर देखो उदाहरण आगे दिया हुआ है, जैसे अंतः प्लस अग्नि दिया है तो अंतरअग्नि शब्द आ जाएगा। वर्तनी शुद्धिकरण में आता है लिखने के लिए। अंतरअग्नि दिया होता है, बच्चे सही कर देते हैं अंतराग्नि, ठीक है, आ कर देते हैं उसमें। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। जितने उदाहरण दिए हैं इन सारे उदाहरणों को अच्छे से कर लेना। मान लो अगर आपको नियम भी याद ना रहे, रूल्स भी याद ना रहे, तो जो इसमें शब्द दिए हैं यहाँ आपको नोटबुक में, इन सारे शब्दों को याद कर लेना, एक बार अभ्यास कर लेना। जो भी मिलेगा यहीं से आपको मिल जाएगा। हो गया? चलो, इसके बाद आता है विसर्ग का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान देना, आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में मैंने एक नया बॉक्स बनवाया जिस पे लिखा हुआ है डाउट क्लासेस। उस बॉक्स में हमेशा चेक करते रहना जो डाउट बॉक्स, जो डाउट आते हैं छात्रों के, और जो ऐसे होते हैं कि जो मुझे लगता है कि किसी अन्य छात्र का भी हो सकता है वो, तो ऐसे डाउट को मैं वीडियो के रूप में बना के वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। या तो आप यूट्यूब पे रहते हैं तो यूट्यूब पे देख लेंगे, वहाँ मिल जाएगा। अगर यूट्यूब पे नहीं जाते हैं तो अपने एप्लीकेशन में ही जाके कभी भी ऐसे खाली टाइम होता है तो घूमते फिरते उस बॉक्स को खोल के उसको देखते रहना, क्योंकि उसमें आपकी ऐसे डाउट की क्लासेस आएंगी। हो सकता है कि क्या पता आपके दिमाग में वैसा प्रश्न चल रहा हो, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो उदाहरण जो आपके दिए हुए हैं उन उदाहरण को सबको देख लीजिए यहाँ पे। जैसे शब्द दिया है अंतः प्लस गत, तो अंतर्गत हो गया। इसी तरह से अंतः प्लस अग्नि। अब देखो इसमें र ऊपर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो इस ये र में बदला है और यहाँ पे स्वर आ गया है, तो स्वर आ गया है तो वो र को पूरा कर दे रहा है। अब देखो ये दिया अंतर्धान, तो ये अंतर्धान शब्द जो है ये आपका आता है वर्तनी में। अक्सर हम क्या करते हैं, ध्यान कर देते हैं, यहाँ पे अंतर ध्यान वाला शब्द शुद्ध कर देते हैं। तो इसको रट लो दिमाग में कि ये अंतः प्लस धान से बना है, अंतर्धान। और अंतर्धान का मतलब होता है गायब होना, ठीक है, उसमें ध्यान नहीं होता। तो ये आपको फोकस करना है इस शब्द पर। दूसरा नियम आ रहा है हमारा कि विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग का र कब हो जाता है? कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ आया हो, उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया हो, याराला व का मतलब है अंतस्थ व्यंजन में से कोई आया हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। तो इसके कहने का मतलब क्या है उसे हम देखेंगे फॉर्मूला बनाते हुए। चलो, यहाँ ये हमें कह रहा है कि हाँ, ये तो पहले नियम का अपवाद था ना, क्योंकि इसमें ना विसर्ग से पहले अ था। पर ये जो दूसरा र हो रहा है इसमें विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर होगा, तब होगा। तो ये फोकस करना है आपको इसमें। मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बता दिया है। मैं फिर दोबारा से दोहराती हूँ, ध्यान देना से। अभी तो हम यहाँ पे नियम के बारे में ही देख रहे हैं। देखो समझो उस नियम को जो ये कह रहा है। क्या कह रहा है? इसने कहा है कि विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले यहाँ पर किसी अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर। अभी तक तो हम किस स्वर को देख रहे थे? यहाँ पे अ या आ को देख रहे थे कि यानी विसर्ग से पहले कोई अ हो, ठीक है, उसको देख रहे थे। तो अब यहाँ पे अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर जैसे ई ई उ ऊ या ए ऐ कुछ भी आ जाए,
और उस विसर्ग का मेल किससे होता हो, किसी आ से होता हो, किसी लघु ऊ से या किसी दीर्घ ऊ से होता हो, कोई तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन से हो, तो इनका आपस में जब मेल होगा तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, खुद को र में बदलेगा। आगे पीछे जो कुछ भी होगा वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए। तो आप देखेंगे इसमें कैसे यहाँ पे हमारा इसका आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे शब्द दिया है हमारा निहि प्लस धन, शब्द है निहि प्लस धन। अब देखिए इससे कैसे बनता है आपका शब्द। ये विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है, छोटी ई आई है। तो आपको देखो ये कैसे पता चलेगा कि आपको नियम नंबर 1 लगाना है या नियम नंबर 2 लगाना है। इसमें भी आपके दो ही नियम हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपकी विसर्ग संधि में 2 नियम थे ना, कंबाइंड जो था, तो इसमें भी कंबाइंड ना 2 ही नियम है। एक बार होता है ओ बनता है और एक बार बनता है र, और जो आया है वो पुनः और अंत शब्द के साथ आपका र जो आ रहा है वो अपवाद है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो जो पहला वाला है वो कहता है कि अगर विसर्ग से पहले अ हो या कोई आ हो और तब उसका मेल इन सब से हो रहा हो तो वो ओ में बदल जाएगा, बस पुनः और अंत के साथ वो र में बदलेगा। दूसरा नियम हम कहता है कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो, तो यहाँ पे कौन सा स्वर है, छोटी ई है, और इसका मेल किससे हो रहा है, चौथे वर्ण से हो रहा है। तो इनका जब आपस में मेल होगा तो ये स्वयं को किस में बदलेगा, र में बदलेगा। अब यहाँ पे जो आया है वो ये ज्यों का त्यों रख देंगे, यहाँ पे ज्यों का त्यों रख देंगे। अब जोड़ दीजिए इसको, शब्द बहुत आसान से बन गया आपका। ये र ऊपर चला जाएगा, शब्द क्या बन गया, निर्धन। बता लीजिए। देखो जब आप हिंदी को ऐसे समझते हुए आगे चलेंगे ना, तो आप लोगों को मार्केट में जो किताबें हैं ना उनमें होने वाली अशुद्धियां आपको अपने आप पकड़ में आने लगेंगी। वहां पे आपके दिमाग में डाउट जाएगा कि जब यहाँ पे ये ऐसे काम कर रहा है पूरा, तो ये आगे ये कैसे हो गया। इसलिए मैं कभी कभी ये बात कह के हंसती हूँ कि जो हमारे कुछ विद्वान किताब लिख कर गए, तो वो सिर्फ किताब लिख कर गए, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा पीछे पलट के कि हमने जो 100 पेज पहले लिखा है हम उसी बात को आगे काट रहे हैं। किसी भी किताब को आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जब आप पढ़ते हैं। जिनका हो गया है वो आगे उदाहरण में देखें, अभ्यास कर लें। यही वो पॉइंट है जहां से आपका शब्द निकलता है आशीर्वाद। तो आसी ही प्लस वाद, याद करो वो पहला दिन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और बताया था कि आशीर्वाद कैसे बन रहा है। तो आसी ही प्लस वाद आपके उदाहरण में दिया हुआ है, देखो वहां पर। तो वहां पर आसी ही विसर्ग से पहले बड़ी ई की मात्रा है और उसके बाद व, यानी व अंतस्थ व्यंजन से मेल कर रहा है। तो ये विसर्ग र में परिवर्तित हो गया और र में परिवर्तित होते ही शब्द हमारा क्या बन गया, आशीर्वाद, जो कि व के ऊपर जाकर रेफ रूप में आ जाता है। ठीक है, शब्द बन गया। ऐसे ही शब्द दिया है आगे निहि प्लस आशा। अब देखो इससे शब्द बना निराशा, इसमें र पूरा हो गया। र पूरा क्यों हुआ, क्योंकि विसर्ग से बना र आने वाला जो आ है उसने उसको पूरा कर दिया, तो इसलिए शब्द बन गया निराशा। ऐसे शब्द दिया है निहि प्लस जन, निर्जन हो गया। दुह प्लस बल, दुर्बल हो गया। निहि प्लस धारण, निर्धारण हो गया। ठीक है, इसी तरह से बहि प्लस मुख, बहिर्मुख हो गया। ठीक है, और उसी तरह से दुह प्लस जन, दुर्जन हो गया। दुह प्लस उपयोग, तो दुरुपयोग हो गया। अब ये दुरुपयोग जो इसमें दिया ना, ये वाला दुरुपयोग आपका वर्तनी में लिखने को आता है। इसमें से आपको 3 शब्द मिलते हैं, बहिर्मुख लिखने को आता है, आशीर्वाद लिखने को आता है और दुरुपयोग लिखने को आता है। तो इसमें हमारे छात्र कई बार गड़बड़ कर देते हैं
इसके दुरुपयोग कैसे लिखा जाएगा? तो आपको पता है कि दुहु प्लस उपयोग से बना है। दुहु माने होता है बुरा, उपयोग माने प्रयोग करना। तो जब किसी चीज का हम बुरा प्रयोग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? दुरुपयोग करना। ठीक है, चलिए अब आगे। हाँ जी, अधिकतर आधा ही आएगा। हाँ, जब कुछ शब्द जैसे हमने कहा था ना कि छोटा या बड़ा ऊ मिलेगा तो उसके साथ आ जाएगा, तो वो तो तीन ही तो हमारे आ रहे हैं ना यहाँ पे, इनके साथ ही हमने लिया, यही मिलेंगे आपको, बाकी सारा तो व्यंजन ही मिलेगा। हाँ, जब व्यंजन मिलेगा तो वो आधा ही आएगा। ठीक, अब देखो, इसके बाद अब यही हमारे जो नियम है वो यही है, लेकिन अब इसमें आ जाते हैं बीच में कुछ इसके अलावा नियम। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं, उनसे मिलकर ये हो गया। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि मैम कोई भी जो जैसे विसर्ग है वो प्रथम वर्ण से नहीं हो रहा, या ये हमारा द्वितीय वर्ण से नहीं हो रहा, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे वर्ण आएंगे तो वो विकार उत्पन्न होगा। तो ऐसे हमारा तीसरा चौथा पांचवें आने पे तो विकार उत्पन्न होता ही होता है, वो तो हमने देख लिया इसमें। लेकिन जो हमारा प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण है वो आने पर कुछ ही वर्णों में हमारा विकार उत्पन्न होता है। तो जिनमें उत्पन्न होता है और जब जब होता है, जिस जिस स्थिति में होता है, तो अब वो वाले नियम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि किन परिस्थिति में किस वर्ण के साथ होता है। तो ये सिंगल सिंगल है, ये सारा एक बार आपका पूरा वर्ग नहीं काम करेगा, ये सिंगल सिंगल वर्ण के साथ होगा। तो देखते हैं कैसे। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि विसर्ग का श दंत तालु श हो जाना। ठीक है, तो तालु श कब बनता है, यानी विसर्ग तालु श में कब परिवर्तित होता है? तो कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, इसमें हमें ये नहीं देखना कि कौन सा वाला, कोई भी स्वर हो सकता है अ से लेकर औ तक। ठीक है, और उसका मेल किससे हो रहा हो, किसी च से हो रहा हो, किसी छ से हो रहा हो, या हमारा तालु श से हो रहा हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है, तो देखो फॉर्मूले से समझो। इसका कहना क्या है कि हमारा कोई विसर्ग हो और इस विसर्ग से पहले यहाँ पे कोई भी स्वर हो, हम इसलिए सिर्फ स्वर लिख देंगे, कोई भी होगा, इसका मेल अगर हमारे च से हो रहा है या छ से हो रहा है, ठीक है, या तालु श से हो रहा है, तो इनके मेल पर ये जो हमारा विसर्ग है ये स्वयं को तालु श में परिवर्तित कर देता है, और आगे पीछे जो कुछ भी लिखा है वो जस का तस आ जाता है। जैसे अब हम देखेंगे, उदाहरण दिया हुआ है, जैसे शब्द आ गया हमारा निहि, निहि प्लस चिंत। चिंत जो शब्द है इसका मतलब है चिंता। ठीक है, अब देखो ये कैसे शब्द हमारा बनता है। तो यहाँ पर हमने देखा विसर्ग का मेल, यहाँ जो हमारा ये विसर्ग है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, च से हो रहा है। तो विसर्ग का मेल होने यानी ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो ये हमारा किस में बदल देगा, खुद को तालु श में बदल देगा। यहाँ पे जो शब्द है वो हमारा क्या हो गया, चिंत। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, नी बचा। अब हम इसको जोड़ देंगे तो देखो ये हमारा आ गया। अब स हमारा ये आधा है तो आधा लिखा जाएगा। अब आपको पता है इस पे छोटी ई की मात्रा है तो इसके आगे से जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बिंदी आके और शब्द हमारा क्या बन गया, निश्चिंत। तो नी माने नहीं, चिंत माने चिंता। जब कोई चिंता नहीं होती तो क्या कहते हैं उसको, निश्चिंत, कि तुम निश्चिंत हो जाओ, यानी कोई चिंता नहीं। उतार लीजिए। और आगे जो उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे ये हो जाए तो फिर उनको अभ्यास करके देख लो कि कैसे कैसे दिया हुआ है। निहि प्लस चल तो निश्चल हो गया, ऐसे ही निहि प्लस चय तो निश्चय हो गया, निहि प्लस छल तो निश्छल हो गया, निहि प्लस चेष्ट तो निश्चेष्ट हो गया, दुहु प्लस चरित्र दुश्चरित्र हो गया। अब ये जितने भी शब्द आपके सामने आ रहे हैं सब वर्तनी शुद्धिकरण में आते हैं, इनका अभ्यास कर लेना घर जाके। 2 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको। अरे सैटरडे संडे की, तो सैटरडे संडे की 2 दिन की छुट्टी मिल रही है। ठीक है, अगले अगले वीक से हम लोग सैटरडे की भी क्लास लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि कल अब अनाउंसमेंट कल ही रात में आया तो मेरा सैटरडे का प्लान था थोड़ा सा। अगले में हम 6 दिन की क्लास लेंगे, बस संडे की छुट्टी करेंगे। ठीक है, जल्दी करेंगे तो परीक्षा के लिए कंप्लीट हो जाएगा बैच जल्दी हमारा। तो इस तरह से देखेंगे। अब जितने भी शब्द दिए हैं, अब ये वो सारे शब्द हैं जो आते हैं आपके वर्तनी शुद्धिकरण के लिए। जैसे दिखा हरि प्लस चंद, हरिश्चंद बन गया शब्द। नि प्लस शब्द निशब्द हो गया।
ठीक है, जल्दी बनाओ। मिटा दूं? अब देखो इसके आगे, ये तो तीसरे रूल नंबर 3 का पहला पॉइंट हो गया। अब रूल नंबर 3 का दूसरा पॉइंट है, देखो कह रहा है कि विसर्ग का मूर्धा श हो जाना। विसर्ग का मूर्धा श कब होता है? तो ये कह रहा है कि विसर्ग के पहले क्या हो, लघु ई और लघु उ। अगर ये है किसमें मतलब आ से कैसे? नहीं है तो जाने दो, पीछे क्यों पड़ रहे हो? जितना है उतना कर लो, बाकी खोज लेना अगर मिलेगा तो। वैसे जो अधिकतर जो मिल रहा है आपका छोटी ई और छोटे ऊ से ही मिल रहा है। हाँ हाँ, दरअसल इसलिए ना, देखो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं ये सब के सब ना आपके उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे हम नी की बात करें, दू की बात करें, अब ये सब हिंदी के आगे जाके उस उपसर्ग बनते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, अभी आगे जाएंगे तो हिंदी के भी बनेंगे। और हिंदी में क्या होता है, जब हिंदी में उपसर्ग बनते हैं ना ये, तो विसर्ग जो है वो अपने आप र में बदल जाता है। जहाँ पे श में बदलना होता है वहाँ श में बदल जाता है। जैसे इसी नियम के अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो जो आपको हिंदी में मिलते हैं तो वो ऐसे मिलेंगे, तो इसीलिए उपसर्ग हैं, तो इस वजह से नहीं होता। चलो देखो यहाँ पे, विसर्ग के पहले लघु या दीर्घ, लघु ई और या लघु ऊ हो, और उसके बाद उसका मेल किससे हो रहा हो, किसी क ख से हो रहा हो, या ट ठ से हो रहा हो, या प फ से हो रहा हो, तो वो जो हमारा विसर्ग है, ठीक है, तो वो मूर्धा श में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कहना चाह रहा है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि कोई विसर्ग है और इस विसर्ग का मेल किससे हो, हम मतलब इससे पहले कोई लघु या कोई लघु ऊ हो, इसका मेल किससे हो, किसी क या ख से, यानी पहला और दूसरा आ गया। कह रहा है ट या ठ, ये भी पहला दूसरा हो गया। फिर कह रहा है प या फ, ये भी पहला दूसरा हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ और लगाए आएगा ही नहीं। तो इनका मेल अगर आपस में होता है तो ये जो हमारा विसर्ग है यह स्वयं को किस में बदल देता है, मूर्धा श में बदल देता है। आगे जो कुछ भी है वो जस का तस आ जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो ना तो उसको बॉक्स में बंद कर दिया करो। बॉक्स में जब बंद कर देते हो ना अलग से ही आपको सरल लगने लगता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे हम। पहले उदाहरण देख लो फिर लिख लेना। जैसे देखो निहि प्लस कपट, हमने शब्द दिया तो शब्द क्या बन गया, देखो विसर्ग से पहले ई आया है, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये विसर्ग हमारा किस में बदल जाएगा, क आया है तो मूर्धा श में बदल जाएगा। अब आगे पीछे यहाँ क्या हो गया, नी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कपट हो गया। ठीक है, तो यह शब्द हमारा क्या बन गया, आधा श है, निष्कपट। और जिनका ये हो जाए तो उसके बाद दिए हुए उदाहरण को देख लीजिए कि किस तरह से हो रहा है। बताइए विसर्ग संधि आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि मैम बस इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ ना ये लगेगी कि इनको याद कैसे करेंगे, कौन सा वाला सा आएगा। चिंता ना करो, 1 सेकंड में याद करा दूंगी। आपको वर्णमाला आती है, वर्णमाला के सबके उच्चारण स्थान याद है, बस 1 सेकंड लगेगा याद करने में, क्यों चिंता कर रहे हो। आप देख तो लो पहले नियम। मैंने आपसे कहा है ना, जिस पॉइंट को याद करवाना आसान हो, मतलब जिस पॉइंट को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बनाई हुई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वो रटना ना पड़े, मैं खुद ही बता दूं कि कैसे इसका लॉजिक लगाना है, कैसे याद करना है, उसकी चिंता ना करो। अभी तक तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक संभव कोशिश की है कि आपको आधे से ज़्यादा चीज़ यहीं याद करवा दूँ क्लास में। देखो जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, नी प्लस कंटक दिया है तो निष्कंटक हो गया,
और याद रखना इनके जो अर्थ की मैंने बात की है, सारे शब्दों में बराबर चीजें काम कर रही है ना, अर्थ वैसे ही आ रहा है। जैसे धनु प्लस टंकार दिया है तो धनुष टंकार बन रहा है। धनु किसका पर्यायवाची हो गया? धनुष का। टंकार मतलब आवाज, तो धनुष टंकार किसको कहते हैं? धनुष की आवाज को। ठीक है, उसी तरह से निहि प्लस प्राण, दोनों के अर्थ हैं निहि माने नहीं और प्राण माने प्राण, तो निष्प्राण शब्द बन गया। ऐसे ही निहि प्लस फल आया है तो निष्फल हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द आ जाएंगे। जैसे शब्द दिया है दुह प्लस प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या कहते हैं? आदत। ठीक है, संस्कृत में बोलते हैं प्रवृत्ति। अब दुह माने बुरी, तो इससे बन गया दुष्प्रवृत्ति, तो जिसकी बुरी आदत होती है तो उसको कहते हैं इसकी दुष्प्रवृत्ति है। ठीक है, दुह प्लस कर्म, कर्म माने कार्य, और इससे शब्द बन गया दुष्कर्म यानी बुरा काम। ठीक है, दुष्प्रकृति, हाँ मतलब देखो यहाँ जो प्रकृति का भाव लिया है ना, वो लिया है स्वभाव से। ये वो प्रकृति नहीं है वातावरण वाली, नेचर वाली नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि नेचर में तो दुष्प्रकृति हम कहीं बोलेंगे नहीं, वो तो प्रकृति शब्द आता है। यहाँ प्रकृति जैसे कहते हैं ना, अरे इस इंसान की प्रकृति खराब है, जैसे नहीं बोलते, मतलब कि इसका व्यवहार, उसका स्वभाव जो है, तो फिर कह देंगे अरे ये तो दुष्प्रकृति वाला इंसान है, मतलब बुरे स्वभाव वाला इंसान है। ठीक है, ये प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों का एक ही मतलब है, स्वभाव ही है। ठीक है, प्रभाव एक तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट का तीसरा यानी सा। कह रहा है विसर्ग का सा हो जाना, दंत सा हो जा रहा है। कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि त था या सा हो तो उस विसर्ग का दंत सा हो जाता है। क्या कह रहा है? देखो समझ लो इसको। कह रहा है कि विसर्ग, अब इस विसर्ग से पहले इसने किसी चीज की बात नहीं की है, तो हम कोई भी स्वर लिख लेंगे। ठीक है, कोई भी स्वर। यहाँ पर इसका मेल किससे हो रहा है? किसी त या थ से हो रहा है या स से हो रहा है। जब इनका आपस में मेल होता है तो ये विसर्ग जो है वो हमारा किस में बदल जाएगा? दंत स में बदल जाएगा। आगे पीछे जो कुछ भी लिखा होगा वो जस का तस आ जाएगा। अब देखो इसमें हम देखेंगे, जैसे शब्द दिया है हमारा, शब्द है नमः प्लस ते। ते शब्द का अर्थ होता है उनको। ठीक है, नमः माने नमन। अब ये विसर्ग स से मेल कर रहा है, आपस में जब ये मिलेंगे तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? दंत स में बदल जाएगा। ते पीछे आ जाएगा, यहाँ पर नम आ जाएगा और शब्द जोड़ देंगे। शब्द क्या हो गया? नमस्ते। क्या अर्थ हुआ नमस्ते का? आपको लगता होगा कि जब आप किसी से नमस्ते करते हो तो आप सामने वाले को सम्मान दे रहे हो। नहीं, नमस्ते का मतलब होता है नमन है उन्हें। ते, यहाँ ते का मतलब ये कि जिसे तुमने बनाया, जिसे तुम मानते हो परमात्मा, और जिसे हम मानते हैं परमात्मा, तो हम उसको नमन कर रहे हैं, हम तुम्हें नमन नहीं कर रहे। जो जिसे तुम मानते हो हम उसको नमन कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि नमस्ते। तो ये एक तरह से जब आप, और ये नमस्ते कब बोला जाता है? जब आप किसी से मिलते हो, यानी पहला शब्द क्या होता है? नमस्ते। तो कहने का मतलब है जब आप कोई भी शुरुआत करते हो तो शुरुआत किससे करते हो? परमात्मा के नाम से करते हो, उसको नमस्कार करते हुए करते हो। तो ध्यान रखना, चाहे हाँ हाँ इष्ट के लिए, मतलब आपका जो भी है, एक तरह से हम निराकार। मान लो जैसे बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, कहते हैं हम नमस्ते नहीं बोल सकते, उनको यही नहीं पता कि नमस्ते का मतलब क्या है। नमस्ते का मतलब है कि हम जो भी है इष्ट तुम्हारा, कोई भी है वो XYZ, तभी तो ते लिया है, मतलब उनको, वो जो भी है उसको नमन है। अब चाहे तुम राम को पूज रहे हो, चाहे तुम कृष्ण को पूज रहे हो, चाहे तुम राधा को पूज रहे हो, चाहे तुम अल्लाह को पूज रहे हो, चाहे तुम ईशु को पूज रहे हो, या तुम निराकार शिव को पूज रहे हो, या विष्णु को पूज रहे हो, या महेश को, किसी को भी पूज रहे हो, हम उनको नमन कर रहे हैं।
ठीक है, तो यही होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जीवन में जब भी कभी जाते हो किसी के पास, चाहे वो आपका दुश्मन है चाहे वो आपका दोस्त है या कुछ भी है, तो नमस्ते किया करो। और नमस्ते कभी अगर ये ऐसे तो हम कहते हैं कि हम अपने बड़ों से करते हैं, लेकिन अगर छोटों से भी नमस्ते कर दें, मान लो छोटा भूल गया है तो आप भी कर दो नमस्ते। तो मतलब ये है कि हम उसको कुछ नहीं कर रहे, हम उसके ईश्वर को कर रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार भी उसी में आता है, इसी का अगला रूप ही है कि मतलब हमने देखो कार का मतलब होता है करने वाला, तो हमने नमस्कार मतलब हमने नमन किया है उनको या हम नमन करते हैं उनको, दोनों का मतलब वही आ जाता है, एक ही मतलब आ जाता है। तो प्रणाम अब ऐसे बना लिया है जैसे राम राम, या जैसे हम कहते हैं जय श्री राम, या हम बोलते हैं माता दी, जय माता दी, ऐसे करके। तो ऐसे प्रणाम शब्द भी बनाया, और बाकी हो सकता है कि क्या पता उसका कोई अर्थ हो, तो नहीं पता, मैंने तो अभी ये बताया यहाँ पे आपको इसके टुकड़े करके। ठीक है, तो कहते हैं कि नमस्ते करने में कोई बुराई नहीं है, चाहे कोई भी हो। और ध्यान देना, अगर आप नमस्ते करते हो तो आप तो करते हो ईश्वर के लिए, लेकिन बड़ाई किसकी होती है? वह बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत ही सज्जन, आगे से ही नमस्ते करता है। आप जाना देखो, शहरों में इसका कोई महत्व हो ना हो, लेकिन जो आपका गांव देहात है ना, उसमें इसका बहुत महत्व होता है। अब जैसे मैं अपने गांव में देखती हूँ, मेरे गांव के लोगों का यही कहना है, भाई बहुत ही सज्जन लड़की है ये, एकदम नमस्ते। और हमें शुरू से हमारे पापा ने, अब हमको तो डर से सिखाया उन्होंने, कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते हम कहा करते थे। वो तो मैंने यहाँ पे जब हिंदी पढ़ाना शुरू किया था तब जाना था कि अच्छा इस नमस्ते का मतलब ये होता है। नहीं चलो ठीक है करते हैं, तो इसलिए कभी नहीं सोचना। बिल्कुल हाँ, यूँ नहीं, हाँ नहीं, कहते हैं बड़ा आदमी हो गया है, कहते हैं ये आजकल तो बड़ा आदमी हो गया है, राम राम भी नहीं निकलती मुंह से, ये बोलते हैं। तो कोई नहीं, लोगों का सम्मान करना अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपका, आराम से देख लेंगे शब्द। जैसे दिया है निहि प्लस संतान, तो निस्संतान हो गया। निहि प्लस तेज, तो निस्तेज। निहि प्लस संताप, निस्संताप हो गया। दुह प्लस साहस, दुस्साहस हो गया। इसी तरह से मना प्लस ताप, मनस्ताप। मना ये 2 बार आ गया है, ठीक है। निहि प्लस सहाय, निस्सहाय। निहि प्लस संकोच, निसंकोच, ठीक है। इस तरह से ये आपका बनता है। अब पॉइंट आता है, आप ये कहेंगे कि मैम हमको ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो चलो देखो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बनवा देते हैं। रोल नंबर 3 का, रोल नंबर 3 का शॉर्ट ट्रिक है, वो समझ लो। देखो आपने यहाँ पे देखा है कि जो हमारे वर्ण आए हैं, जो भी है, प्रथम और द्वितीय वर्ण है, ठीक है। क, च, ट, त, प। आपको ये पता है कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान मतलब इनका उच्चारण स्थान पूछ रही हूँ मैं, कहाँ से उच्चारण हो रहा है इनका? ये कंठ से हो रहा है, ये तालु से हो रहा है, ये मूर्धा से हो रहा है, ये दंत से हो रहा है, और ये ओष्ठ से हो रहा है, ठीक है, याद है ना? अब देखो ये हमारा किससे उच्चारण होता है? तालु से, ठीक है। तो जब विसर्ग तालु से मिला, तो हमारा जो विसर्ग है उसका उत्पन्न विकार तालु में ही हुआ है। देखो नियम में जाके, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे समझ लो कि जब विसर्ग तालु वर्ग से मिलता है तो तालु वर्ग का स ही उत्पन्न होता है। अब तालु वर्ग के स से मिलेगा तो वही सेम टू सेम आ रहा है, ये तो याद ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो त है ये हमारा दंत है, तो हमारा जब विसर्ग दंत वर्ग से मिलता है तो स्वयं को दंत वर्ग में ही बदलता है, यानी दंत स में बदल देता है। अब बचा आपके पास यहाँ पर बाकी, और बाकी जब मिलते हैं तो स्वयं को किस में बदल लेते हैं? मूर्धा में। उतार लो, कोई आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, वर्णमाला से याद हो गया। बस ये चीजें याद रखना जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ, कि ऐसे करोगे तो ऐसे, ऐसे करोगे तो ऐसे, है ना। चलो जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं, बस 2 नियम इसमें बचे हुए हैं, उन्हें भी खत्म कर दो। चौथा नियम आ रहा है कि विसर्ग का लोप हो जाना।
कोई स्थिति ऐसी भी होती है जहां पे हमारा विसर्ग ना गायब हो जाता है, ठीक है, वो कौन सी स्थिति है तो देखेंगे। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद कोई र आया हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उसके पहले अगर कोई लघु स्वर है तो वो दीर्घ हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, अगर यहाँ पर कोई लघु स्वर है, विसर्ग, इसका मेल अगर किसी र से हो रहा है, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो ये जो विसर्ग है ये लोप हो जाता है, मतलब कि गायब। और ये जो लघु स्वर है ये दीर्घ में बदल जाता है, ये दीर्घ स्वर में बदल जाता है। यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, शब्द दिया है हमारा निहि प्लस रस, विसर्ग र से मेल करता है तो गायब हो जाता है। ये जो यहाँ पे हमारा लघु है ये किस में बदल जाता है, दीर्घ में बदल जाता है। यहाँ पे जो है वो जस का तस आ जाता है। शब्द हमारा क्या बन गया, नीरस। रस का मतलब हो गया आनंद और नीरस का मतलब हो गया बोरिंग, यानी उसमें कोई आनंद नहीं। विसर्ग, वो विसर्ग चेंज होता था, अब विसर्ग गायब हो रहा है, इसका रा से कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप, मतलब आपका कहना ये है कि रा से मेल करेगा अंतस्थ व्यंजन वाला ना, तो इसे आप उसका अपवाद समझ लो, ठीक है। ऐसे समझ लो कि जब वो इस नियम में लगेगा ना, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 की बात कर रहे हैं आप, जिसमें हमने कहा था कि यदि किसी विसर्ग से पहले, और नियम नंबर 2 और नियम नंबर पहला भी, दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम ये, तो ये उसको क्रॉस कर रहा है। तो अंतस्थ व्यंजन में आप ऐसे समझ लो कि य, व और ल, बस इनसे होगा। र होने पर विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हाँ लोप हो जाएगा। तो जो अलग से नियम हम लिखते हैं तो वो अगर पहले नियम को टकराता है तो आप उसका उसे अपवाद मानिए, तभी तो अलग से लिख रहे हैं। अगर वो वैसे ही बनता होता तो अलग से नहीं लिखते। अब देखो, जैसे शब्द आ गया निहि प्लस रोग, शब्द हो गया निरोग। ये वर्तनी सही होती है, वर्तनी पूछी जाएगी परीक्षा में, आप लिखने के लिए आप निरोग लिख देते हैं, ये हिंदी का है, ध्यान रखना। ये तत्सम है, ये तद्भव है, तत्सम तद्भव में आ जाएगा। ये होता है निरोग। जब हम इसको बोलते हैं ना निरोग तो हमारी जिह्वा पे भार पड़ता है, तो तत्सम शब्द हमारे वही होते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं निरोग जल्दी से, तो ये हमारा हिंदी का शब्द हो गया। पर अगर आपके विकल्प में आ जाए वर्तनी, कि एक विकल्प में वो दिया है एक विकल्प में ये दिया है, तो संधि वाला ही शुद्ध करना है, याद रखना, जो संधि बनती है बड़ी वाला, निरोग। जैसे दिया है निहि प्लस रव, तो रव का मतलब होता है एक तरह से चहचहाट, चहचहाट समझते हो ना, पक्षियों की जो कोलाहल होता है, आवाज होता है। तो शब्द आ जाता है नीरव, यानी जहां पे पक्षियों का आवाज ना हो, कोलाहल ना हो, एक तरह से सन्नाटा जहां होता है उसको कहते हैं नीरव, उस शब्द को। तो ये आ जाएगा आपका। अब विशेष नियम के तहत विसर्ग का स होना, किस नियम के तहत होता है ये, कि प्राय विसर्ग का मेल कर या कार से होने पर विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। अब ये ध्यान देना, अब आप कहोगे कि मैम अभी अभी तो हमने लिखा था कि क और ख से होता है, तो वहां पे तो वो किस में बदल रहा था, षटकोण में बदल, मतलब जो हमारा मूर्धा श है उसमें बदल रहा था। तो अब ध्यान रखना, हमें पूरे शब्द पर ध्यान देना होगा। अगर शब्द हमारा कर या कार है, ठीक है, जैसे वहां पर क्या था, हमारा कपट था, तो अगर कपट शब्द है, क आ रहा है, तो वो किस में बदलेगा, मूर्धा में। लेकिन अगर कर या कार आ गया है तो वो दंत स में बदलेगा। जैसे शब्द आ गया हमारा नमः प्लस कार, अच्छा इसे लिख लो ऐसे, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कह रहे हैं ये विसर्ग है, और इस विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, कर या कार से हो रहा है इस शब्द के साथ, तो आपस में मेल होने पर ये विसर्ग हमारा किस में बदलेगा, दंत स में बदलेगा। आगे पीछे जो कुछ है वो आ जाएगा।
अब देखो आपकी जो किताबों में संधि दी होती है उस संधि से निकाल के बहुत ही सरल मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, नहीं तो उसमें ना हर एक नियम को लिखा रहता है अलग अलग, इसलिए छात्रों को समझ नहीं आता। जैसे 2 नियम बनाए हैं तो वो हर वर्ग से लिखेगा कि क वर्ग से होगा तो ये उत्पन्न होगा, च वर्ग से होगा तो ये होगा, तो उसमें तो बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है फिर। ठीक है, तो आप देख लेंगे आप यहाँ पर जैसे शब्द दिया है हमारा नमः प्लस कार, तो शब्द हमारा ये मेल कर रहा है इसके साथ, तो ये किस में बदलता है, दंत स में बदलता है। यहाँ पे आ गया कार और यहाँ पे आ गया नम, जोड़ देंगे तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, नमस्कार। उदाहरण दिए हुए हैं जैसे श्रेय प्लस कर तो श्रेयस्कर हो जाता है, त्र प्लस कार तो त्रस्कार हो गया, उसी से शब्द बना है पुरा प्लस कार तो पुरस्कार बन गया। हम बोलते में ना ऐसे, ये आपकी वर्तनी में आता है, बोलते में पुरस्कार कह देते हैं और र के ऊपर ऊ की मात्रा का उच्चारण कर देते हैं, और फिर जब आता है तो वैसे ही ढूंढते हैं कि क्या सही होगा, पुरस्कार पुरु पुरु ऐसे करके वो लगा देते हैं, बार बार आता रहता है वो। तो ये ध्यान रखना है, कैसे याद रखना, संधि से याद रखना है कि यह पुरा प्लस कार होता है तो ये विसर्ग जो है ये हमारा सा में बदल जाता है, तो हमारे र पे कोई मात्रा आएगी ही नहीं, तो ये पुरस्कार होगा ना कि पुरस्कार। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल जाएगा, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपकी ये संधि समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो संधि आपकी यहाँ पे समाप्त हो गई। अब देखो इसका विसर्ग संधि का ये देख लो, संधि विच्छेद कैसे आप कर देते हो, इसका आगे दिया हुआ है। ये तो संधि की पहचान मैंने बताई दी थी जब की थी, ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया। अब ये भी पहचान मैंने बता दी थी। अब देखो यहाँ पे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में आपको क्या देखना है, ये देखो कि हमने जब शुरू से लेके अभी तक जो विसर्ग संधि में परिवर्तन किया है, तो विसर्ग संधि में विकार हमारा कौन कौन सा वर्ण आया है, तो विकार में हमारे केवल 5 वर्ण आए हैं, ओ आया है, र आया है और तीनों श में से कोई सा भी, तो ये 5 ही हैं। तो अब इसको ऐसे समझ लो कि जब भी आपका कोई शब्द आए और आपको लगे कि पूछ रहा है कि इसमें बताना है, इसका संधि विच्छेद बताना है, या ये ऐसा हो सकता है कि विसर्ग संधि है कुछ है, तो आप देखो कि अगर शब्द के बीचों बीच आपको ओ, आधा र या पूरा र या तीनों शा में से कोई सा भी दिखाई देता है, तो अपने मन मन में सोच लो कि वो अगर उसका मैं विसर्ग बना दूं तो क्या दोनों तरफ सार्थक शब्द रह जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। जैसे मान लो तपोभूमि लिखा हुआ है, अब शब्द के बीचों बीच आपको ओ दिखाई दे रहा है, तो इसको आपने मन मन में अगर विसर्ग बना दिया तो देखो तपा प्लस भूमि बन गया, तो इसका मतलब ये विसर्ग है। ऐसे ही यहाँ पे निष्कपट में आपको सा दिखाई दे रहा है, आपने मन मन में इसको बिंदी में बनाया तो निही प्लस कपट 2 शब्दों में टूट गया आपको, और वैसे भी आपको विकल्प में तो मिलता ही है, तो उसमें तो आराम से देख लेंगे। तो इसकी संधि विच्छेद बहुत ही आसान होता है। ठीक है, दोनों तरफ सार्थक शब्द मिलता है आपका, तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो इतना ही है आपका विसर्ग और बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा समास, और इसमें जो भी है, जैसे 2 दिन आपको मिल रहा है तो अब जो भी कुछ छूटा हुआ है तो उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।